और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कंझावला केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि पुलिस सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जब हादसा हुआ कार में 5 नहीं सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। लीजिए, 5 नहीं सिर्फ 4 लोग गाड़ी में मौजूद थे हादसे के वक्त। दरअसल शुरू में जो कहा जा रहा था कि दीपक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दीपक गाड़ी में था ही नहीं, गाड़ी अमित ड्राइव कर रहा था। क्योंकि अमित के पास लाइसेंस नहीं था, इसी वजह से आरोपियों ने पुलिस को झूठ बताया कि दीपक कार चला रहा था। लेकिन जांच में पता चला कि हादसे के वक्त दीपक का लोकेशन हादसे वाली जगह पर था ही नहीं, बल्कि वो तो अपने घर पर था। ये बड़ा खुलासा कंझावला केस में हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। पुलिस की पूरी थियरी, पुलिस की पूरी जांच, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान इस बड़े खुलासे से भी लग रहा है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही पुलिस की जांच जो है सवालों के घेरे में है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। अब पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस समय ये हादसा या यूं कहें जिस समय वारदात हुई, उस समय जो दीपक है, 5वां जो आरोपी है, वो गाड़ी के अंदर मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने जब दीपक की कॉल डिटेल्स और उसकी लोकेशन खंगाली तो पता चला कि दीपक तो अपने घर के अंदर ही मौजूद था। रात 11:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक उसकी लोकेशन उसके घर के अंदर की है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसका जो रिश्तेदार है अंकुश, उसने ये साजिश रची कि इसमें किसी और शख्स को प्लांट किया जाए, ये बताया जाए पुलिस को कि गाड़ी वो चला रहा था और उसके लिए उन्होंने सहारा लिया दीपक का। दीपक जो कि ग्रामीण सेवा चलाता है, उसको ये लोग घर से लेकर आए हैं। और सवाल तो ये भी बड़ा हो जाता है ना कि अचानक से ये लोग दीपक को ही क्यों लेकर आए। गाड़ी में अगर 4 लोग मौजूद थे, गाड़ी अमित चला रहा था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो बाकी वो जो 3 लोग थे उनमें से भी किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था क्या? और अगर दीपक गाड़ी नहीं चला रहा था, उसको इन्होंने बाद में गाड़ी में अपनी बिठाया, तो वो जो नशे में चूर होने की 5 आरोपियों की बात की जा रही है, तो फिर एफएसएल रिपोर्ट आरोपियों की जब सामने आएगी तो उसमें भी कुछ और तफ्तीश होगी। तो मामला बेहद उलझा हुआ, बेहद पेचीदा, और कुल मिलाकर मामले को ज्यादा खराब दिल्ली पुलिस की लापरवाही ने किया है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से शुरू से ही दिल्ली पुलिस बिना जांच के निष्कर्ष पर पहुंचती नजर आई थी, देख लीजिए कैसे उसने इस पूरे केस को बिगाड़ के रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कंझावला केस में हत्या का केस क्यों नहीं? कंझावला केस में आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहा है, नए नए खुलासे भी हम कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि मृतका अंजलि जो है, अंजलि की मां ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में मां की तरफ से सीधे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पुलिस जांच पर परिवार को भरोसा नहीं। अंजलि की मां का कहना है उनके घर में यह दूसरा मर्डर है। 8 साल पहले उनके पति की भी हत्या कर दी गई थी और अब उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब अंजलि की मां को घर के दूसरे सदस्यों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। मां का कहना है कि जब पहले उनके पति की हत्या की गई, तब भी इसी तरीके से पुलिस ने मामले को घुमा दिया था, उसको आत्महत्या का मामला बता दिया गया था, और अब बेटी की हत्या हो गई है, इसको रोड एक्सीडेंट की शक्ल दी जा रही है। तो परिवार के दूसरे सदस्यों की सुरक्षा मां को सता रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ मृतका अंजलि की मां का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए, जिसमें पुलिस की जांच पर एक मां सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ में अंजलि की मां हैं और बेहद ही परेशान हैं। उनका आप चेहरा देखेंगे तो उस पर आपको तकलीफ का इतना गाढ़ा भाव दिखता है कि उसको देख करके लगता है कि क्या वो उन पे बीत रही है। अभी तक कुछ आपको बताया गया माताजी, आपकी बेटी के मामले में कोई प्रोग्रेस, कोई प्रगति, कुछ आगे बात बढ़ी है? नहीं, अभी कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। बस तसल्ली देते रहते हैं, हाँ न्याय मिलेगा। पहले 5 लोग थे, अब बोल रहे हैं 7 हैं। पता नहीं कब तक क्या क्या पता चलेगा कि कभी 7 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, मगर पूरी न्याय का कोई अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक न्याय मिलेगा। तो ये इस तरह का ये जो आपके घर में हादसा हुआ है, मुझे बाहर लोग बता रहे थे, आपके परिवार के लोग, कि पहले भी आपके घर में ऐसा कुछ हादसा हो चुका है? ऐसा नहीं था वो हादसा, वो तो घर घर की लड़ाई थी और कुछ हादसा नहीं था।
वो तो घर घर की लड़ाई का ही इशू था, उसमें ही खत्म हो गए थे। भाभी ने मरवा दिया था किसको? मेरे पति को। आप कह रही हैं आपके पति को मरवाया गया था? हाँ जी। तो उसमें क्या 302 का मामला दर्ज हो गया था? पता नहीं कौन सा करा था। जब भी कहते थे तब भी नहीं कहते थे इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, मगर कुछ नहीं करा। फिर 2 साल तक मैं लड़ती रही। फिर मेरी जॉब लग गई थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बच्चे पालूं, केस लड़ूं, और फिर मेरे को बीमारी ने घेर लिया। तो आप कह रही हैं कि आपके पति को भी मारा गया था? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा कि आत्महत्या कर ली थी? हाँ, उस टाइम पे तो पुलिस ने आत्महत्या बता दी थी। क्या हुआ था, आग लग गई थी? हाँ, संजय हॉस्पिटल के सामने जला दिया था, जने भगवान जाने जल गए थे। मुझे नहीं पता। लेकिन आपको लगता है कि वो भी मर्डर था? वो भी मर्डर था, हमें तो ये लगता है। और आपके घर में आप ये दूसरा मर्डर हुआ आपके? हाँ जी, ये दूसरा हुआ है। और आप ये भी कह रही हैं कि आप लोगों पर भी खतरा है, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? बिल्कुल के सर, मेरे घर में लड़कियां बहुत हैं। मेरे यहाँ भी हम 6 बहन सिस्टर हैं, और वहाँ भी 2 बच्ची और 1 बच्ची और है अभी कुंवारी। 2 बेटी और है, मेरी बड़ी है बेशक, मगर आना जाना तो बना ही रहता है बच्चियों का। एक ये रही, एक इससे छोटी है, और एक स्कूल जाती है 9th क्लास में, एक वो भी है। जब मेरी बेटी के साथ एक वो तो गाड़ी चलाती थी, जब उसके साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया तो मुझे और बच्चों पे भी विश्वास नहीं है कि किसके साथ क्या कर दें। और मेरे भाई के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। कि भाई यानी प्रेम की बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पुलिस कह रही है कि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, आपकी बेटी और जो आरोपी हैं जानते नहीं थे, लेकिन हमने जब निधि की माँ से बात की, निधि की माँ ने कहा कि गाड़ी को आगे किया, पीछे किया, कुचल कुचल के जानबूझ के मारा। तो आपको क्या लगता है कि पहचान के मारा? सर, इस बात को मेरे को कुछ नहीं पता, क्या दुश्मनी थी, कब से पीछे पड़े हुए थे। मेरी बेटी तो बेचारी कभी मुझे बताती भी नहीं थी, क्यों मैं खुद इतनी बीमार रहती, बीपी आई रहता है। मैं रात भी डॉक्टर चेक करके गए, 180 बीपी था मेरा, और कुछ नहीं। मेरी बेटी इसलिए मुझे कोई दुख सुख की जल्दी बताती नहीं थी, वही मुझे हॉस्पिटल लेके जाना, लेके आना, वही सब कुछ करती थी। कभी कुछ बताया नहीं कि कोई पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है। क्या पता कहाँ से लगा, या उसी दिन लगा, पीछे लगा, कैसे करा, कैसे नहीं करा मेरी बच्ची को, मुझे नहीं पता इसका। अभी तक क्या कोई आपके पास आया, पास पड़ोस से, मोहल्ले से, जो आपको कुछ बता गया हो, कुछ की ऐसा नहीं, आंटी हमने ऐसा नहीं ऐसा देखा था, कुछ बताया? नहीं, कोई नहीं आया इस तरीके का कि हमने ऐसा देखा या ऐसा देखा, नहीं। अच्छा, ये जो निधि कह रही है कि वो दोस्त थी 15 दिन पुरानी, आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था? नहीं, मेरे को कभी उसने अपना नाम भी नहीं बताया कि मम्मी मेरी कोई निधि नाम की फ्रेंड है। डायलिसिस आपका चल रहा है? डायलिसिस अभी हुआ नहीं है, कल हॉस्पिटल जाना है। बेटी ही ले जाती थी आपको हॉस्पिटल? हाँ जी। आप चाहती हैं कि इसकी, परिवार के लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। एकदम यकीन नहीं है दिल्ली पुलिस की जांच पर? अब देखो, यकीन तो उन्होंने बोला है, 2 दिन का टाइम मांगा है, तो देखते हैं। कुछ मदद मिली आपको अभी तक? अभी तो कुछ मदद नहीं मिली, किसी ने कुछ दिया नहीं अभी तक? कुछ नहीं दिया, और हमारे तो कोई भी नहीं है कमाने वाला, हम तो खुद मायके पड़े हैं। आपको भी लग रहा है कि निधि झूठी है, जो परिवार के लोग कह रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अंजलि की माँ हैं, तबीयत भी नहीं इनकी ठीक रहती है, अभी डायलिसिस कराने जाना है, और दो हादसे झेले हैं। पति कह रही हैं कि उनका भी मर्डर हुआ, बेटी का मर्डर हुआ, इनका ये आरोप है, और परिवार में और जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। बहुत ही अहम बात कह रही हैं ये।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वरुण जैन सुल्तानपुरी थाने से लाइव, अभिषेक उपाध्याय भी सुल्तानपुरी इलाके से मौजूद हैं हमारे साथ, मदिया खान अंजलि के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं खास मेहमान AK जैन साहब, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ शामिल होंगे आगे का एजेंडा में। आज सबसे पहले मैं आपको लेकर अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलूंगी, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले मृतका की मां से ये खास बातचीत की है जो आप सुन रहे थे। और इस बातचीत को देखने और सुनने के बाद अभिषेक, मन में मेरे एक ही सवाल आ रहा है, एक ही बात आ रही है, कितना बेरहम सिस्टम है ये। एक मां का दर्द, मां की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही और मां की इंसाफ की जो गुहार है वो इस सिस्टम को सुनाई नहीं पड़ रही। रोमाना, आप सोचिए, वो जो बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि 8 साल पहले मेरे पति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग कहते रह गए कि इनको मारा गया है, मर्डर है, लेकिन पुलिस ने उस मामले को आत्महत्या बता दिया। मेरी बेटी के साथ अब ऐसा ही हुआ है और उसको एक्सीडेंट बता रही पुलिस। हमारी तब भी नहीं सुनी, हमारी अब भी नहीं सुनी, और मेरे घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनका क्या होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है रोमाना कि पुलिस एक नहीं कितनी बार ये कह रही है कि उन लोगों की जानकारी में था, आरोपियों की जानकारी में था कि उस बच्चे की जान जा सकती है। पुलिस ये कह रही है। निधि की मां ने हमको ऑन रिकॉर्ड बताया रोमाना कि उन लोगों ने गाड़ी को कई बार आगे पीछे करके कुचल करके उसको मारा और वो जानबूझ करके मारा। वो निधि को भी मारना चाहते थे। इतना सब चीजें आ रही पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस अड़ी हुई है कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि आपके साथ बातचीत में पहले दिन DCP आउटर ने बोल दिया कि एक्सीडेंट है, तो उन्होंने अब उसको ब्रह्म वाक्य समझ करके उसके ही इर्द गिर्द सारे मामले को पुलिस ने रखा हुआ। और एक बात मैं और आपको ऐड कर दूं रोमाना, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आप सिस्टम आप देखिएगा, जो 302 के मामले होते हैं, इनिशियली उसमें ये होता है कि एक मर्डर होता है, एक आरोप होता है, प्रथम दृष्टया पुलिस को जानकारी मिलती, पुलिस फिर FIR दर्ज करती 302 में हत्या में, उसके बाद जांच पड़ताल करती है, जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाती है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहा है। यहां पर जहां चश्मदीद है, जहां पर जानबूझ करके मारने की बात एक नहीं कई लोग बोल रहे हैं, खुद पुलिस ही मान रही है, वहां पर आखिर क्या है जो पुलिस को रोक रहा है कि इस मामले को वो एक्सीडेंट ना माने और हत्या समझ करके इसकी जांच करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो पता है आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस केस को कहीं ना कहीं अब अपनी नाक का सवाल इस रूप में बना लिया है कि साहब हमने पहले दिन जो थियरी दी वही सही है, हमारी थियरी गलत हो ही नहीं सकती है। हालांकि जांच जिस तरीके से आगे बढ़ी, तथ्य जिस तरीके से सामने आते चले गए, पुलिस की वो थियरी, पुलिस के वो बयान सब गलत साबित होते चले गए। क्योंकि शुरुआत में आप जानते हैं किस तरीके से पुलिस की तरफ से तो कह दिया गया था नहीं नहीं इस मामले का कोई चश्मदीद नहीं है, लीजिए चश्मदीद सामने, खुद उसका बयान पुलिस की तरफ से 164 के तहत दर्ज कराया जाता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जब पुलिस ये मान रही है जानकारी में था इन दरिंदों के, लड़की गाड़ी में है नीचे, वो फिर भी उसको रौंदते रहे, 13 किलोमीटर तक 2 घंटे तक गाड़ी से कुचलते रहे, हत्या का केस क्यों नहीं? सवाल बरकरार है, जवाब का इंतजार है। अंजलि की सहेली निधि ने कहा अंजलि को जानबूझकर मारा गया, फिर हत्या का केस क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस जवाब देगी। अगला पॉइंट जल्दी से लेकर आइए यहां पर स्क्रीन पर। निधि की मां बोली अंजलि का मर्डर हुआ, तो फिर दफा 302 क्यों नहीं? ये सवाल जवाब पुलिस देगी क्या? अंजलि का परिवार बोला हादसा नहीं हत्या है, हत्या का केस पुलिस क्यों दर्ज नहीं कर रही है? सवाल महत्वपूर्ण, ये पुलिस मान रही है पता था दरिंदों को, गाड़ी में लड़की फंसी हुई है, फिर हत्या का केस क्यों इन दरिंदों पर दर्ज नहीं किया जा रहा? ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब किसी के पास है नहीं। हम सीधे अपने सहयोगियों का रुख करें उससे पहले मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन लेना चाहिए यहां पर जैन सर का, और उनसे जानना चाहिए सर आपका अनुभव क्या कह रहा है अभी तक ये केस, और जिस तरीके के इसके तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं। पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये फिट केस 304 के लिए, सर ये फिट केस 302 के लिए क्यों नहीं है? हत्या का केस क्यों दर्ज नहीं कर रही है पुलिस? मैं इस बात से स्वयं हैरान हूं। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि अगर मैं कोई कबूतर भी टकरा जाता है, कोई चिड़िया भी टकरा जाती है तो पता चल जाता है, कुत्ता टकरा जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है, पूरी गाड़ी हिल जाती है। किसी लड़की का नीचे आ जाना इनकी पूरी जानकारी में था, इन्होंने उतर के देखा कि लड़की नीचे फंसी हुई है, इनका दायित्व था कि उसको तत्काल निकालें और उसको हॉस्पिटल भेजें। चलिए आपने ये नहीं किया, आप उसको निकाल सकते थे नीचे से, उस पॉइंट से ये 302 बन गया, 304 नहीं है। तब तक तो ये 304 था,
कि आपके नीचे जो है कोई एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति नीचे आ गया। जब आपने उसको जानबूझ के आपने 12-13 किलोमीटर चलाया, इस नीयत से चलाया कि इस लड़की की जान ना बचे और ये डेड बॉडी गाड़ी के नीचे से किसी प्रकार से निकल जाए, तो ये 302 का सरासर केस बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा ये भी मानना है, मैं आज इसको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस 304 में चार्जशीट फाइल करेगी, हो सकता है कोर्ट सो मोटो इसकी कॉग्निजेंस ले ले और 302 में आरोपियों को आरोप पत्र दे। सर ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और देखिए जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो जिस तरीके से अपना अड़ियल बिहेवियर दिखा रही है इस पूरे मामले में मानने को तैयार नहीं है। जबकि एबीपी न्यूज पहले दिन से, सबसे पहले एबीपी न्यूज आपका चैनल था, 1 जनवरी की तारीख 5 बजे का वक्त जब ये खबर कंछावला केस की एबीपी न्यूज पर मैंने देश के सामने रखी थी और तब से लगातार हम ये कह रहे हैं कि ऐसी दरिंदगी इससे पहले कभी देखी नहीं गई है। साफ तौर पर आप सुन रहे हैं ना किस तरीके से जो मेहमान भी हमारे साथ आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी फील्ड के बड़े पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि साहब ये मर्डर है। और मैं तो कहूंगी सिर्फ मर्डर नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस तैयार नहीं है 302 के तहत मामला दर्ज करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली के कंछावला कांड को लेकर एक और गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। अंजलि केस में छठा आरोपी आशुतोष, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आशुतोष वही शख्स जिसकी कार लेकर ये आरोपी गए थे और पुलिस का ये कहना है कि आशुतोष ने भी जानकारी छिपाई अपराध की पुलिस से, इस आधार पर वो भी आरोपी बनाया गया है क्योंकि उसको भी मालूम था कि इस गाड़ी में किस तरीके से एक लड़की को कुचला गया है। तो अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए। 7वां आरोपी जो है, जो आरोपी अमित का भाई बताया जा रहा है, उसकी तलाश अभी जारी। हम सीधे रुख करते हैं, वरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये कि सीधे सीधे हत्या का मामला, और वो भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस टस से मस होने को तैयार नहीं 302 को लेकर, क्यों? देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही पुलिस इस मामले में रिजिड नजर आ रही है। पुलिस ने शुरुआत में जिस तरीके से जांच के अंदर ढिलाई बरती, उससे ही कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है वो इस पूरे मामले में नजर आ रहा था। रुमाना, एक दो चीजें जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई दूसरे मामले देखेंगे, रॉबरी का कोई मामला हो या फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम का मामला हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई विरोध करता है तो जो रॉबर्स है वो उसको गोली मार देते हैं। पहले उनका मोटिव नहीं था लेकिन बाद में हत्या हुई, तो मोटिव कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट भी सामने आता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामले में भी मैंने कई बार देखा है कि जो किडनैपर्स थे उन्होंने उस बच्चे को की बाद में हत्या कर दी क्योंकि बच्चे ने आरोपियों को देख लिया था। उनके मन के अंदर एक डर था कि अगर ये हमें पहचान जाएगा तो बाद में हम गिरफ्तार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके की परिस्थितियां इस मामले में भी नजर आती हैं। आरोपी जानते थे कि उनसे हादसा हो गया है, अब पुलिस के पास मामला जाएगा और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए अगर इस केस को ब्लाइंड बनाना है तो फिर पीड़िता को यानी कि अंजलि को खत्म कर दिया जाए। और वो ये बात जानते थे कि वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, बावजूद उसके वो उसको घसीटते चले गए। मोटिव उनका स्पॉट पर साफ था कि वो उसको मारना चाहते हैं ताकि जो हादसा है ये ब्लाइंड हो जाए। बावजूद उसके पुलिस इस मामले में रिजिड बनी हुई है, उनको मोटिव नजर नहीं आ रहा। जबकि मोटिव कोई थियरी जो है इस पूरे मामले में वो हलक के नीचे नहीं उतर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आधार बताकर गई ना कि क्योंकि कोई मोटिव नहीं मिल रहा है इसलिए हत्या का केस नहीं हो सकता है, ये भी किसी के हलक के नीचे से नहीं उतर रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, अंजलि केस में गिरफ्तार छठा आरोपी आशुतोष, उसी से जुड़ा अपडेट ये है। आशुतोष पर आरोपियों की मदद और पुलिस को गलत जानकारी देने का आरोप है। आशुतोष ही बलेनो कार का मालिक जिसने अंजलि को 12 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा। आशुतोष पर आरोप, 5 आरोपियों ने उसे वारदात के बारे में बता दिया था, इसके बावजूद उसने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। आशुतोष ने अमित के बारे में पुलिस को गलत जानकारी दी कि गाड़ी जो है वो दीपक चला रहा था जबकि गाड़ी अमित चला रहा था और आशुतोष की कार अमित ही लेकर गया था। जबकि ये कहा गया था आशुतोष की तरफ से कि साहब गाड़ी जो है वो दीपक लेकर गया था और दीपक ही चला रहा था। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और बड़ा अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि महिला आयोग की तरफ से भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। दिल्ली महिला आयोग की मैं बात कर रही हूं, स्वाति मालीवाल, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित,
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उनसे कल भी हमने बात की थी, उसके बाद भी हमने लगातार बात की है। उनका ये कहना है कि जो इस मामले में दिल्ली पुलिस को समन जारी किया गया था, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जवाब आया है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। 2-3 बिंदु पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि धारा 302 क्यों नहीं लगाई। पुलिस ये कह रही है कि अभी तक के तथ्यों के आधार पर ये 304 का मामला बनता है। अब तक निधि का फोन जब्त नहीं किया गया है, ये जो पुलिस की तरफ से बताया गया है। इसके अलावा सिर्फ निधि का 164 का बयान करवाया है, जबकि बाकी जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनको एबीपी न्यूज अपने कैमरे पर लेकर आया था, जिनका बयान पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन उनका 164 का बयान क्यों नहीं करवाया। हम बात कर रहे हैं दीपक या और जो अन्य जो प्रत्यक्षदर्शी थे। उसके अलावा हादसे की रात जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि किसका क्या रोल था और कौन कल्प्रिट है, तो अब तक कार्रवाई नहीं हुई है उन पीसीआर में बैठे जो पुलिस के जवानों के खिलाफ, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस घटना को रोके, लेकिन ये जो है नहीं हुआ। और इसी आधार पर दिल्ली महिला आयोग अब जो है केंद्र सरकार से मांग करेगी कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। रोमना, अगर हमारे पास में 1 मिनट का वक्त और है तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस की थ्योरी में गड़बड़ी कहां पर है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, हम उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल अंजलि के घर के बाहर से हमारी सहयोगी मदिया इस वक्त मौजूद हैं और जरा मदिया से भी ये जान लेते हैं कि परिवार की तरफ से अब आगे के लिए क्या रणनीति तय की जा रही है। परिवार क्या अपनी मांग को लेकर पूरी तरीके से तटस्थ है कि सीबीआई जांच ही हो? जी बिल्कुल रुमाना जी, मैं आपको बता दूं कि परसों जब अंजलि की मां से हमने बातचीत की थी और उसके बाद अब हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जी ने भी बात की, तो लगातार जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जब मैंने अंजलि की मम्मी से ये सीधा सवाल किया कि आप सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही हैं, क्या दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग, तो उनके मामा ने भी यही जवाब दिया और उनकी मम्मी ने भी यही जवाब दिया कि जब तक निधि नहीं आई थी सामने तब तक तो लग रहा था कि दिल्ली पुलिस जाँच सही कर रही है और आगे जाकर शायद कुछ हमारे फेवर में बात करे और हमें इंसाफ दिलाए, अंजलि को न्याय दिलाए। लेकिन जब से निधि सामने आई है उसके बाद से दिल्ली पुलिस की जांच से वो लोग संतुष्ट नहीं है और वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। घर के बाहर जाहिर सी बात है मातम का माहौल है, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, जाहिर सी बात है गम और मातम का माहौल है। अंदर बीमार माँ है जिसका इकलौता सहारा उसकी बेटी वो छिन चुकी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैन सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैन सर, ये पूरे हालात आपके सामने हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तो आपने ऑप्शन ये बताया कि अदालत जो है उसकी तरफ से सुओ मोटो कहा जा सकता है कि नहीं ये मामला जो है वो 302 के तहत चलेगा, लेकिन इस सब के बीच परिवार के पास अभी क्या विकल्प है? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो लग नहीं रहा है सर अपनी थियरी को वो गलत साबित करेगी, अपनी गलती जो है वो स्वीकार करेगी, वो तो अड़ी हुई है कि नहीं मामला 304 के लिए फिट है। परिवार के पास क्या ऑप्शन है? हत्या के तहत ये मामला दर्ज हो, परिवार इसके लिए क्या कर सकता है? नहीं, उनको देखिए दिल्ली पुलिस को करना होगा। वो बेचारी महिला क्या करेंगी जो कि बीमार हालत में पड़ी हैं। इनको सारे सीसीटीवी फुटेज जितने रास्ते में है 12-13 किलोमीटर के सब जुटाने होंगे और जुटाने के बाद ये देखना होगा कि मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटेंट क्या था। आपकी नॉलेज में तो था कि लड़की नीचे फंसी हुई है, आपकी ये इंटेंट था कि इस लड़की को बचना नहीं चाहिए वरना ये गवाही देगी हमारे खिलाफ। जो दूसरी लड़की है उसका 164 का बयान कराया है, ठीक है। मैं आपके संवाददाता से पूरी तरह सहमत हूं कि जो और अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं उनका भी 164 का बयान कराया जाना चाहिए, उससे केस मजबूत होगा। ये केस 302 का है, 304 का कतई नहीं है। सबसे बड़ी गलती पुलिस ने की थी कि शुरू में 304(1) का केस दर्ज किया था जो कि बेलेबल ऑफेंस है थाने से। 304 का सबसे पहले होना चाहिए था। और ये केस जब से ये बात क्लियर हो गई है कि उनको पता था कि लड़की नीचे फंसी हुई है, तो ये 302 का बड़ा स्पष्ट केस है। ये बिल्कुल इसमें दरिंदगी की इंतहा है। बिल्कुल सर, हैरानी तो इसी बात को लेकर है ना कि दरिंदगी की इंतहा। एक ऐसा केस जो पहले कभी किसी ने इतनी क्रूरता वाला देखा नहीं है और बावजूद इसके दिल्ली पुलिस का ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर कि दिल्ली पुलिस इसको हत्या का केस नहीं मान रही है। इसीलिए तो सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अभी तक इस मामले में जिस तरीके से शुरू दिन से दिल्ली पुलिस ने लापरवाही की, क्या सिर्फ अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने में जुटी हुई दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एंगल को भूलकर अपनी थियरी को सही साबित करने के लिए ही 304 पर आकर अटक गई है? 302 हत्या का मामला दिल्ली पुलिस इसको नहीं बनाना चाहती है। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। एक महिला जली हुई हालत में मिली है। ये महिला सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। महिला का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। ये जो वारदात हुई है वो जयपुर के मुरलीपुरा थाने इलाके की बताई जा रही है। मुरलीपुरा थाना इलाका, सीकर रोड। पुलिस के मुताबिक महिला का कहना है कि उस पर हमला हुआ।
सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, तभी ये जानलेवा हमला, महिला पर आग लगाने की कोशिश हुई और जलाकर मारने की कोशिश हुई। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए कि महिला की हालत कैसी है और क्या डिटेल्स मिल रही है इस पूरी वारदात के बारे में? जी रोमाना, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस कई एंगल से काम कर रही है। जहां तक महिला की तबीयत की स्थिति है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। महिला गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल स्थिर है। आसपास के लोगों का कहना है कि महिला यहाँ की रहने वाली नहीं है। साथ ही पुलिस को ऐसा भी लग रहा है कि इस महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में काफी हद तक संभावना ये है कि कुछ लोगों ने उसका दुष्कर्म करके उसको जलाने की कोशिश की हो किसी ज्वलनशील पदार्थ को फेंक कर। लेकिन पुलिस फिलहाल जब तक महिला के बयान की स्थिति में नहीं होगी तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कुछ समय पहले इस महिला के बेटे ने खुदकुशी भी की थी, तो ऐसे में कहीं आत्महत्या का प्रयास तो नहीं है। इन तमाम थ्योरीज पर पुलिस काम कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। अगली खबर का रुख कर रहे हैं जोशीमठ संकट को लेकर। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जोशीमठ में लोगों की घरों पर दीवार में बड़ी बड़ी जो दरारें दिखने लगी हैं, ये जमीन धंसने का जो मुद्दा है वो बेहद गर्मा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग एक बुलाई है आज। अब तक 561 घरों में भयानक दरारें पड़ गई हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस संकट से सरकार उबारे, सरकार कोई राह सुझाए, इसको लेकर लोग सड़कों पर। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो ये जमीन धंसने का सिलसिला है जो जोशीमठ में शुरू हो चुका है। 561 घर अब तक इसकी जद में आ चुके हैं। घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जमीन पर दरारें देखने के लिए मिल रही हैं और सीधे खतरा जान का जोशीमठ में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस क्यों रही है, इसको लेकर भी सवाल बड़ा होता जा रहा है। लोगों के घरों में दरारें क्यों आ रही हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा जोशीमठ पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने पड़ताल की। ध्रुव ने लोगों का दर्द भी जाना। तो उत्तराखंड के जोशीमठ से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। जोशीमठ में धंस रही जमीन। जोशीमठ शहर की सड़कों के क्या हाल हैं वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं जोशीमठ से जो औली की तरफ रास्ता जाता है, औली काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्यटक स्थल है उत्तराखंड का, उसी रास्ते पर मैं खड़ा हूँ। आप देखेंगे कि जो रास्ते जो हैं इस तरीके से निचले और धंसने शुरू हो गए हैं, नीचे की तरफ जो है धंसने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही तस्वीरें आपको, ऐसे ही रास्ते आपको जो है जोशीमठ शहर के अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे। जो रास्तों में जो पुरानी पाइपलाइंस बनी हुई थी, बहुत पुराने समय की जो पाइपलाइंस थी, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो पहले की जैसा पहले जो पुराने टाइम में जैसे रास्ते थे वो सभी रास्ते जो है अब धंसने शुरू हो गए। ऐसी ही तस्वीरें आपको जो है शहर के अलग अलग रास्तों में दिखाई दे जाएंगी। जोशीमठ में घरों में दरारें। घरों की तरफ अगर हम आपको दिखाएं, एक घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि इस तरीके की दरारें पिछले साल से आना शुरू हुई। नवंबर महीने से जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो इस तरीके की दरारें आनी शुरू हुई हैं। ये क्रैक्स जो है यहाँ पर आए और तब से लेकर के करीब जो है यहाँ के सभी घरों में ऐसे ही जो है कहीं छोटे कहीं बड़े, कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा है, कुछ कुछ जगहों पर कम है, लेकिन
स्क्रैच जो है सभी घरों में पड़ने शुरू हो गए हैं। ये दरारें सभी घरों में आपको दिखेंगी। इस घर में तो आप देखिए कि बल्ली लगा रखी है, इस तरीके से लेंटर को रोका गया है और चारों तरफ जहां भी देखेंगे उस तरफ जो है आपको, दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये यहाँ देखिए इसका कितना ज़्यादा जो बीम है उसमें कितना गैप बन गया है इस तरीके का जो है। और जबकि नीचे की तरफ कोई भूस्खलन या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं हुई है जिससे कि ये हो कि अगर माना जाए कि भूस्खलन की वजह से ये हो रहा हो। और जोशीमठ में आशियाना तबाह। घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर पे क्या स्थितियां हैं यहाँ पर और लोग कैसे इन घरों में रह रहे होंगे। आप देखिए कि यहाँ जो है ये घर है, घर के अंदर में जो कमरों की स्थितियां देखिए। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर ही अंदर जो है ये सब दरारें और इतनी ज्यादा जो गैप जो है आने शुरू हो गए हैं। और ये यही स्थिति यहाँ पे जोशीमठ के अलग अलग घरों की है, जो अलग अलग जगहों पर जो घर बने हुए हैं सब जगह पर जो है इसी तरीके की स्थितियां हैं और लोग खतरे में रह रहे हैं। जोशीमठ में घर गिरने का डर। ये दरारें जो आनी शुरू हुई हैं शिवानी, ये कब से आनी शुरू हुई हैं आपके यहाँ? ये लगभग पिछले साल नवंबर से आनी शुरू हुई है। हाँ, तो अभी कितने घर होंगे ऐसे जोशीमठ में या आपके आसपास भी ऐसे घरों में ये ऐसी दरारें हैं? हाँ सर, लगभग मतलब सभी घरों में, जोशीमठ के लगभग मतलब हर घर में और आसपास के घरों में सभी जगह है। तो अब ऐसे में कहीं डर नहीं लगता आप लोग को जब ये इस तरीके की स्थिति जब होती है, कहीं बारिश होती है तो? सर डर तो बहुत लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तब हम सारे मतलब बाहर आ जाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि लेंटर मतलब गिर ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो हैं किस हालात में आप रहते होंगे। आप देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है, बिजली कड़कती है तो सभी लोग बाहर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ना भूकंप ना लैंडस्लाइड, फिर भी तबाही। घर है और ये घर का आंगन जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देखिए कि ये किस तरीके से यहाँ दरारें आई हैं और ये नीचे की तरफ धंस रहा है। भूस्खलन होना यहाँ आम बात है पहाड़ों पर, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ अलग है। आप देखेंगे कि जो ये आंगन है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ धंस रहा है। अगर भूस्खलन जो होता है वो ये आप देखिए यहाँ से ये जो पुस्ता लगा हुआ है ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर भूस्खलन हो रहा होता तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो गड्ढे की तरफ जो है घरों में भी, इसीलिए जो है अब यहाँ आप देखेंगे घरों में भी दरारें आ रही हैं क्योंकि धीरे धीरे करके पूरी जमीन जो है नीचे की ओर धंसती जा रही है। जोशीमठ में खतरे में जिंदगी। ना ही कोई भूकंप आया, ना भूस्खलन हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं हुई जिससे कि जो है यहाँ पर ये सब हो। और अंदर की तरफ आप देखिए किस तरीके से कैसे खतरे में ये लोग रह रहे होंगे। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल से कहूँगा वो दिखाएं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं, पूरी की पूरी जो नीचे का फर्श है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है। ये पूरा घर जो है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ के हैं वो बताते हैं वो इसी घर में रहते थे, अब वो बाहर रहने को मजबूर हैं। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब रात को सो नहीं पा रहे, घर में आवाज़ें कर रही है दीवार टूटने की। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि बस मकान गिरने ही वाला है। और मतलब परसों भी रात को पूरा घर पे आवाज़ आई और हम लोग रात के 12-1 बजे छोटे बच्चों को लेके घर से बाहर निकल गए। और आजकल बारिश का मौसम है तो ज़्यादा ही डर लग रहा है हम लोगों को। लोग घर छोड़ने को मजबूर। मैं एक घर आपको दिखाऊंगा, ये पीछे की तरफ देखिए कि यहाँ पर लोग रहा करते थे। अब जो है उन्होंने दूसरा घर बनाया है, क्योंकि घर की हालत देखिए कि किस तरीके से दरारें जब आनी शुरू हुई तो पूरी की पूरा घर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अब ऐसे घर में रहने लायक नहीं रहा, तो अब इस घर को छोड़कर लोग जो है निचले इलाके में जो है घर बनाया है। वही जिनका ये घर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे
जानने की कोशिश करेंगे। अंकल क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मुनियाल है और मैं इस घर में जो है 2 साल पहले रहता था। उसके बाद जो है मैंने दूसरा घर जो बनाया है और वो भी क्षतिग्रस्त होने को जा रहा है। ये अभी दूसरा घर कब बनाया आपने, जो यहाँ से जब कहाँ शिफ्ट हुए? ये लगा लो आपकी यहाँ से जो है 100 कदम दूर हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। रोड के नज़दीक हूँ और रोड से जो है 100 कदम ऊपर ये घर है हमारा। लेकिन जो है वो घर भी जो है क्षतिग्रस्त होने को जा रहा है। नीचे वाला घर है, उसमें जो नया घर आप लोगों ने बनाया उसमें दरारें कब से शुरू हुई? यानी बस उसमें भी जो है 4-6 महीने से रोज जो है उसकी जैसे जो है ड्रेसिंग करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, वैसे कर ही रहे हैं। अस्पताल में भी आई दरारें। इस वक्त हम जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। आप बोर्ड में देखेंगे ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ चमोली है और यहाँ आप देखिए कि दीवारों पर नीचे से ही जो है ये क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं और अंदर की तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा जो है हॉस्पिटल जो है यहाँ पर इसके हालात क्या हैं। अंदर को ये जो आप देखेंगे कि ये जो रूम है ये आपातकालीन कक्ष है और यहाँ पर इसकी दीवारें देखेंगे कि पूरी की पूरी दीवारों पर जो है इस तरीके के यहाँ पर जो है ये दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है और इसके अंदर का आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं ये पड़ने शुरू हो गए हैं। ये एक दीवार थी, पूरी टाइल्स लगी हुई थी, इसके बाद ये जो है पूरी की पूरी दीवार जो है यहाँ पे फटनी शुरू हो गई। कई सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ से शिफ्ट किए गए। जोशीमठ में सड़क पर आक्रोश। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद ये भूस्खलन की जो बात आ रही है, आपको बता दूं कि 70 के दशक में भी ये बात सामने आई थी। तब जो है मिश्रा कमेटी गठित की गई थी। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो सामने आया था कि जो पहाड़ के टुकड़े और मिट्टी के ढेर पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है, उसमें ये भी कहा गया था कुछ एहतियात बरतनी होगी कि बड़े बड़े बोल्डर जो है ब्लास्ट करके ना तोड़े जाएं, ड्रेनेज सिस्टम सही हो। पर कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया जिसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हुए, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर तोड़े गए तो ब्लास्ट करके तोड़े गए, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, जब दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। लोग तमाम जो है डीएम के पास गए। डीएम की इसमें जो है रवैया ऐसा रहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। लोगों ने हमें बताया कि जो है डीएम ने कहा जब तक घर टूट नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे जाएंगे। इस तरीके का रवैया रहा तो रिपोर्ट भी उस तरह से ऊपर तक नहीं पहुंचाई गई, शासन को नहीं दी गई टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सब भी इसमें देखा जा सकता है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा इस वक्त मौजूद है। ध्रुव, सीधा सवाल ये कि कैसे बचेगा जोशीमठ? बिल्कुल रोमाना, सभी लोग यही पूछ रहे हैं किस तरीके से बचेगा जोशीमठ। यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम पहुंचा दी गई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा, अभी उनसे हमने बात की, वो घर घर जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तमाम दरारें आ गई हैं। अभी तक रोमाना हाल ये था कि सिर्फ दरारें थीं, अब ये हुआ है 1 और 2 जनवरी से कुछ ऐसा स्थिति आ गई है कि ऊपर की तरफ कुछ पानी का बहाव आया है जिससे जो है जमीन है ऊपर की तरफ उठ गई है। कई घरों की जो है डायरेक्शन बदल गई है, वो टिल्ट हो चुके हैं, झुक चुके हैं एक तरफ को, होटल झुक चुके हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। तमाम तरीके की ऐसी स्थितियां आ गई हैं जिससे कि जो है अब सभी को चिंता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आज समीक्षा बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री इसमें जो है जानकारी लेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर इंतजार इस बात का कि आखिरकार अब क्या कदम उठाए जाएंगे, जिंदगी जोशीमठ में कैसे बचाई जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।